उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेटाबेस क्या है, और डेटाबेस में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया, बेसिकली डेटाबेस क्या है और क्यों यूज़ होती है। और डेटाबेस के फिर हमने टाइप्स को डिस्कस किया था, और उसमें हमने फिर डिस्कस किया था कि सबसे पहले फ्लैट फाइल बेस सिस्टम, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जी आपके पास की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें फ्लैट फाइल बेस सिस्टम जो है वो यूज़ होता था पहले। फिर उसके बाद हमने उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस किए थे कि जी इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, और उस ड्रॉबैक्स में हमने कहा कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी होती है उसमें, खास करके जब रिडंडेंसी की हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की कि जी आपके पास जो रिडंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए फिर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया। फिर उस डेटाबेस के बाद हमने देखा था कि उस डेटाबेस में भी बहुत सारे इश्यूज थे कि जब आप डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर रहे थे तो अगेन वहाँ पे रिप्लिकेशन हो रही थी। तो उस रिप्लिकेशन को फिर ख़त्म करने के लिए हमने रिलेशनल डेटाबेस की बात की थी कि जी वो रिलेशनल डेटाबेस के हेल्प से हम उस रिप्लिकेशन को या रिडंडेंसी को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर E.F. कोड साहब ने दिया था, जिसको हमने यूटिलाइज करके भी देखा था कि जी ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है क्या, कैसे बनती है, उसकी बेसिक हमने बातें की थी। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में दो टाइप्स की कॉम्बिनेशन से हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक प्राइमरी की है, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी की में दो पैरामीटर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर आपकी कह लें कि रिलेशनशिप नहीं बनती। उसमें प्राइमरी की में एक था नल, नॉट नल, और दूसरा आपके पास यूनिक, कि जिस रो में या जिस टिपल में या जिस रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या हो कि उसमें कोई भी एक एट्रीब्यूट जिसे हम कॉलम कहते हैं वो क्या होना चाहिए, उसमें डेटा यूनिक होनी चाहिए और डुप्लीकेट भी ना हो। उसके ब्याफ पे हमने क्या किया था, डेटा के स्टोर करने का कॉन्सेप्ट दिया था कि जी ऐसे हो सकता है। फिर उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसमें हमने डेटा को एनालाइज करके दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे थे। एक ऐसा पार्ट कि जिसमें हमारे पास वो डेटा जो कि रेयरली यूज हो, रेयरली मॉडिफाई हो, उसको अलग कर दो, और दूसरा वो पार्ट डेटा का जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उसको हमने क्या किया, अलग किया था। तो उसके बाद हमने फिर बात की थी कि थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी डेटाबेस के हवाले से, कि डेटाबेस में जो टेबल है उसको एंटिटी बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड या टिपल बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेटाबेस जब स्टोर होता है हार्ड ड्राइव में, उस हार्ड ड्राइव में से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमने एक कहा था कि लैंग्वेज है वो यूज होती है, जिसको आप सीक्वल कह लो या एसक्यूएल कह लो। वो लैंग्वेज है जो कि प्योरली स्ट्रक्चर बेस है, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, वी कैन राइट काइंड ऑफ द स्टेटमेंट्स टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेयर द डेटा हैज बीन स्टोर्ड फिजिकली ऑन द हार्ड ड्राइव। फिर उसके बाद हमने बुनियादी उसकी बात की थी एमएस एक्सेस पे कि जी ये डेटाबेस क्रिएट कैसे होती है। फिर उसमें हमने एक छोटी सी फाइल भी बनाई थी। हम अभी वहां से स्टार्ट करते हैं कि जहां हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। तो यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैंक डेटाबेस में। ब्लैंक डेटाबेस में यहाँ उसका नाम देंगे हम माय फर्स्ट डेटा, और इसको हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जो कि डिस्प्ले हो रही है। हम इस टेबल को यहाँ से राइट क्लिक करके इसको हम क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट करने के बाद टेबल डिज़ाइन जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे,
उसमें जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक एरिया आएगा जिसमें आप खुद यहाँ से आप क्या करेंगे, मैन्युअली बताएंगे कि वो जो फील्ड या जो एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या होना चाहिए। हम सिंपल बता रहे हैं, हमने कहा EMP ID और उसकी डेटा टाइप हमने कहा नंबर, क्योंकि उसमें 1 2 3 समथिंग लाइक दैट इस तरह के डेटा होगा, इसलिए हमने उसे कहा है कि जी ये आपके पास क्या है कि नंबर टाइप की डेटा स्टोर होगी। फिर उसके बाद EMP नेम, और उसके बाद उसमें नेम में क्या होगा, नेम डेफिनेटली उसमें टेक्स्ट होता है तो उसमें हमने कहा टेक्स्ट। और उसके बाद हमने कहा EMP सेल, सैलरी, तो सैलरी में भी डेफिनेटली हमारे पास नंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद EMP एड्रेस, जो कि आपके पास क्या है कि टेक्स्ट। डेटा टाइप मींस दैट कि आप जिस एट्रीब्यूट में जिस नेचर की डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो बता दें। तो ये देने के बाद आप जैसे जैसे सेव करते हैं तो आपसे ये टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम आपने रखा EMP, उसके बाद आप इसे ओके करें। ओके करने के बाद ये एक ऑप्शन आपके पास आता है, कह रहा है देयर इज अ नो प्राइमरी की डिफाइन, कि आपने कोई प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। although a primary key isn't required, it's a highly recommended. A table must have a primary key for you to define a relationship between this table and other table in the database. Do you want to create a primary key now? कि ये कह रहा है कि बेसिकली आपने कोई प्राइमरी की नहीं बताई, बेसिकली ये हाईली रिकमेंडेड है, मींस आपको ये बताना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि आप किसी भी टेबल का रिलेशनशिप जब बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्राइमरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर बाद में क्रिएट करेंगे? तो हमने कहा जी नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आई विल शो यू हाउ प्राइमरी की सेट ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो मैंने कहा जी नो, ये मैंने नो किया तो आप देखें यहाँ पर हमारी टेबल बन गई। अब प्राइमरी की हमेशा उस फील्ड या उस एट्रीब्यूट या उस कॉलम पर अप्लाई होती है जिसमें डेटा यूनिक होनी चाहिए। अगर आप नाम में अप्लाई करेंगे तो नाम में बहुत सारे एम्प्लॉयज है सेम नाम के, वहां पे तो अप्लाई नहीं होगी। और अगर आप सैलरी में कहें तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सेम सैलरी है, तो भी यहाँ नहीं होगी। तो एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, इस तरह की जितनी भी हैं वो यूनिक होती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं प्राइमरी की अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट किया इस कॉलम को। करने के बाद ये देखें आपके पास एक एरिया है जहाँ पे की का आइकन बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास एक की नुमा एरिया बन गया जिसमें वो बता रहा है कि आपके पास ये प्राइमरी की अप्लाई हो गई। अब आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करें और इसको करें सेव। सेव करने के बाद अब इसको करें क्लोज। ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास वही कॉलम्स या फील्ड्स डिस्प्ले हो रही हैं जो कि आपने बताई हैं। तो मैंने कहा 101, देन उसके बाद अली, देन अली की सैलरी और उसका एम्प्लॉय का एड्रेस, मैंने कहा जी जाम शोरो। और देन उसके बाद मैंने कहा 101 अगेन मैं देता हूँ बिकॉज आई वांट टू शो यू हाउ प्राइमरी की इज गोइंग टू वर्क। तो मैंने कहा जी अहमद, और इसकी सैलरी मैंने दे दी 5500, और इसके बाद मैंने इसे कहा जी ये हैदराबाद। और जैसे ही मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए एंटर करूंगा तो ये कहता है कि आपने एक ऐसा रिकॉर्ड एंटर किया है जिसपे आपने प्राइमरी की अप्लाई किया है, लिहाजा जिस कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई होती है उसमें कभी भी डुप्लीकेट डेटा आप एंटर कर ही नहीं सकते। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की अप्लाई की थी, अब हमने 101 पहले दिया था, दोबारा हम 101 अप्लाई 101 जो है आईडी दे रहे हैं। तो लिहाजा ये क्या करेगा, हमें तब तक अलाउ या तब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड आंसर करने के लिए नहीं देगा जब तक हम उसको चेंज ना करें। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं इसे चेंज करता हूँ।
यहाँ आके आप इसे 1 और 2 कर दें और आप देखें अब आसानी उसने आपको अलो कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। उसका दूसरा फायदा ये होता है, ये तो हमारे सामने है वो रिकॉर्ड्स हैं, जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वहां पर आपके पास ये इशू आता है कि आपको पता नहीं कि मैंने कौन सा एम्प्लॉय आईडी दिया है, अब कौन सा देना चाहिए। तो इसलिए हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। एक ये बात। दूसरी बात ये खास करके नादरा में, नादरा जब सीएनआईसी डिजाइन करता है या सीएनआईसी इंटर करता है कि ऐसे हो नहीं सकता कि किसी भी फैमिली के मेंबर को दो फैमिली मेंबर को सेम सीएनआईसी जो नंबर है वो अलॉट किया जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, इस तरह की कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेशंस लगा लेते हैं ताकि एक तो रिकॉर्ड का जो है ना मिनिमम कह लें कि वो निग्लिजेबल जो इश्यूज हैं, जो मिस्टेक्स हैं वो होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। और खास करके जो डेटा इंटर कर रहा है बंदा, वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या तो उसको जो है इस तरह की इश्यूज को डील करने में आसानी हो। तो ये 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिए, तीसरा भी हम कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी ये अलीना, और इसको मैंने 6000 और देन इसको कराची का एड्रेस दे दिया, और उसके बाद 104, देन उसके बाद फॉर सपोज रहमान, और उसको हमने 7000 कर दिया, और इसको हमने हैदराबाद एरिया दे दिया। ये देने के बाद हम इस टेबल को क्लोज करते हैं। क्लोज होने के बाद देखें अब ये टेबल है, ये फिजिकली स्टोर हो गई आपकी हार्ड ड्राइव पे। अब स्टोर हो गई तो अब आप इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मसलन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये रिकॉर्ड देखना है, कैसे होगा। और अगर आप कहते हैं जी मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे होगा। अगर कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं, मसलन कोई एम्प्लॉय है वो हैदराबाद से शिफ्ट होके चला गया कराची, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से जामशोर, इस तरह की जितनी भी चेंजिंग्स हैं वो कैसे होंगी। उसके लिए ये हम ज़रूरी है कि आप क्या करें कि एक लैंग्वेज है जिसको हम एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं, आप उसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस को बआसानी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगेन हम जाएंगे अपने क्रिएट में जाने के बाद उसमें हम जाएंगे ये यहाँ पर रहा जिसको हम एसक्यूएल डिज़ाइन कहते हैं। ये देखें आप क्यूरी डिज़ाइन, ये क्यूरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद ये आपको बताएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो कि अभी आपने क्रिएट किए हैं, वो सारी लिस्ट लेकर आएगा। अभी हमारे पास क्या है, एक ही टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है, मैंने इसे कर लिया है ऐड करने के बाद मैंने कर लिया इसे क्लोज करने के बाद ये आपको पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन बता रहा है जो कि उसके जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। ये दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद एसक्यूएल व्यू को क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट लिखी होती है, सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, लेट मी गिव सम टाइम, आई विल इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज ताकि आपको प्रॉपरली और अच्छे तरीके से नजर आए।
इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और क्यूरी 1 की नाम से ये लिख के मैं इसे क्लोज कर, यस क्यूरी 1 के नाम से, ये क्यूरी 1 के नाम से बन गई। राइट क्लिक करके मैं इसके डिजाइन व्यू में आ जाऊंगा तो देखें आपके पास अभी प्रॉपरली आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली लिखा क्या हुआ है। देखें आप इसको गौर से देखें कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है और जिसको समझना चाहिए। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, कह रहा है कि सिलेक्ट करो व्हाट, क्या सिलेक्ट करूं? मैंने कहा कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करो, उसमें से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करूं, कौन से टेबल को? फ्रॉम कौन से टेबल को? मैंने कहा एम्प्लॉय के टेबल को। अब सिलेक्ट और फ्रॉम ये दो क्लासेस हैं बेसिकली, ये लैंग्वेज डेटाबेस की लैंग्वेज में इसको क्लास कहते हैं, एक सिलेक्ट क्लास और दूसरा फ्रॉम क्लास। कहता है सिलेक्ट करो तो क्या, व्हाट, उसमें हमने बता दिया स्टेरिक, स्टेरिक मींस ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल फ्रॉम, कहाँ से? मैंने कहा एम्प्लॉय के टेबल में से। ये करने के बाद हम सिंपली से क्या करेंगे? रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे तो आप देखें आपका जितना लिखा हुआ डेटा है वो आपको शो हो रहा है कि जी आपका टोटल रिकॉर्ड ये है। ये एक सिंपल क्यूरी है जिसको हमने रन किया है कि आप अपने डेटाबेस में से किस तरह रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। फिर मैंने इसे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद दोबारा मैं आया, ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू में गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई वांट टू शो एंटायर रिकॉर्ड, बट आई वांट टू नीड some attribute, some columns from database. Let's suppose I want to display emp id comma emp name comma and emp salary, just nothing else. मैंने कहा सेलेक्ट करो ये एम्प्लॉय के टेबल, ईएमपी टेबल में से क्या? एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम और उसकी सैलरी, ये तीन कॉलम मुझे जरूरत है, बाकी सबको छोड़ दो। ये लिखने के बाद मैं इसे जैसे ही रन करता हूं तो आप देखें पहले बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, अब वो सारे खत्म हो गए, वो सारे खत्म हो गए। अब ये डिस्प्ले हो रहा है कि आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो वही रिकॉर्ड हो रहे हैं जो कि आपने सिलेक्ट किया है या जो आपने बताया है कि जी मुझे रिकॉर्ड तो चाहिए, कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए वो आपने बता दिया कि मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए और आईडी चाहिए और सैलरी चाहिए। फिर मैंने राइट क्लिक किया, इसको क्लोज, या फिर यहीं से आप क्या करें डिजाइन व्यू में आ जाएं। देखें आपके पास वही। फिर मैंने कहा जी ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए डिफरेंट वे से। मैंने कहा एम्प्लॉय का एड्रेस, फिर एम्प्लॉय की नेम चाहिए मुझे, बस ये लिखने के बाद आप इसे रन करें तो आप देखें पहले आपके पास एम्प्लॉय का एड्रेस और दूसरा उसके बाद उसका नाम। फिर आप इसे राइट क्लिक करें, एसक्यूएल वी में चले जाएं। एक चीज नोट करें कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट में आप देखें लास्ट में ये सेमी कॉलन जिसको हम कहते हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। इस सेमी कॉलन का मकसद है कि आपने जो स्टेटमेंट लिखी है डेटा को एक्सेस करने के लिए वो यहाँ आके खत्म हो गई। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं, या सॉरी इस साइन को हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये बेसिकली इस लैंग्वेज को बता देती है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो एरर दे देगा और कहेगा जी मुझे पता ही नहीं आपने क्या लिखा है क्योंकि मेरी लिमिट यहाँ तक है। तो उसके बाद एक और हमारे पास क्लास है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से हम अपने जो है ना वो काम करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा।
ये तो बड़ी सिंपल सी बात है और सिंपल सी चीजें हैं जिसमें हम बआसानी क्या कर सकते हैं, चीजों को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने कहा कि क्या करो, ये सारी चीजें लेकर आ जाओ कि एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का नेम। मेरे पास तो अभी 4 रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर सपोज अगर 1,00,000 रिकॉर्ड हो तो, या 1 करोड़ हो तो, अब उसमें से मुझे सिर्फ किसी खास एम्प्लॉय का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए या उसकी कुछ फील्ड्स दरकार हैं, वो मैं उठा लूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेमीकोलन को हटाएंगे और यहाँ पर मैं एक लिखूंगा, एक क्लास है जिसको हम कहते हैं वेयर। वेयर एक क्लास है जिसकी सिंपल इंग्लिश मीन्स कहाँ पर क्या। मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल हो 103 के। मैंने कहा ये सारे फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स लेकर आओ, मगर उस एम्प्लॉय के सिर्फ खास कह लेंगे एक महदूद उस एम्प्लॉय की जिसकी आईडी क्या है 103, बाकी सबको छोड़ दो। अब ये क्या करेगा, उस पूरी टेबल में से सर्च करेगा, चाहे वो 1,00,000 रिकॉर्ड्स हो, चाहे 1 करोड़ रिकॉर्ड हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली उस रिकॉर्ड को फेच करके लेकर आएगा जिस एम्प्लॉय की आईडी क्या होगी 103। ये लिखने के बाद हम इसे रन करते हैं तो आप देखें सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेकर आ गया जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है 103, और उसका एड्रेस और उसका नाम वो हमें दिखा रहा है कि जी 103 पर जो आपने रिकॉर्ड फेच किया है उस एम्प्लॉय का नाम अलीना और उसके एड्रेस क्या है कराची। फिर उसके बाद मैं अगेन आ गया डिजाइन एसक्यूएल व्यू में। एसक्यूएल व्यू में आने के बाद अब मैं कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं जी मुझे इस तरह समझ नहीं आ रहा कि ये पता नहीं क्या है और कहाँ ये काम करता है एम्प्लॉय। तो मैंने इंस्टेड ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट मैंने स्टैटिक दे दिया कि कंप्लीट रिकॉर्ड लेकर आ जाओ उस एम्प्लॉय का जिसकी आईडी ये है। ये लेने के बाद मैं इसे रन कर रहा हूँ तो आप देखिए 103 अलीना, उसकी सैलरी एंड देन उसका एड्रेस। फिर उसके बाद राइट क्लिक एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू में आने के बाद अब यहाँ मैंने क्या किया, कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ इस छोटी सी क्वेरी को, ताकि उससे कोई थोड़ा सा कहेंगे फ्रूटफुल या एक काम की चीज जो है वो हम कर सकें। मैंने इसे कहा कि उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड लेकर आ जाओ जिसका नाम ये तो हो मगर साथ में एंड एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल हो क्या हैदराबाद। ट्राई टू अंडरस्टैंड और गौर कीजिएगा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो, मतलब स्टेटमेंट हमारी प्रॉपरली सही लिखी हुई है मगर जो रिजल्ट है वो हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। लेट्स सी, पहले से रन करते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने इसे रन किया, देखें कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, कुछ भी नहीं। ये इसलिए कुछ भी नहीं लेकर आया, पहले तो हम अपने स्टेटमेंट की तरफ आते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमने कहा सिलेक्ट करो क्या कंप्लीट रिकॉर्ड, कहाँ से एम्प्लॉय की टेबल में से वेयर जहां पर एम्प्लॉय आईडी ये हो उसके साथ हमने एंड लगाया। एंड मीन्स और एक तो ये हो और इसी एम्प्लॉय का नाम भी यही होना चाहिए या एड्रेस, और एम्प्लॉय एड्रेस ये होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इसका मकसद ये है इस ऑपरेटर का कि इसके लेफ्ट साइड लाइक दिस, इसकी लेफ्ट साइड ये और इसकी राइट साइड ये दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। मीन्स ये दोनों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैच होने चाहिए उस एम्प्लॉय से जिसकी आईडी भी ये हो और जिसका एड्रेस भी ये हो, तब आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर इसमें से कोई भी एक साइड, वो चाहे लेफ्ट साइड हो वो चाहे राइट साइड हो, कोई भी एक साइड की डेटा उस एम्प्लॉय के साथ मैच नहीं कर रही तो ये आपको रिजल्ट नल देगा, आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि एंड ताल्लुक रखता है कि बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर शुड बी ट्रू, कि एक उसका लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड वो ट्रू होनी चाहिए, as well as these both sides should be belong a single person information, not a multiple. इसलिए रिकॉर्ड्स आपके लिए आपके जो है वो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे। अगर इसकी जगह पे मैं और लिख दूं तो आप देखिएगा अब आपके पास रिजल्ट शो होगा। इसने क्या किया, 103 पर तो अलीना की जो इंफॉर्मेशन है वो ले